इनसे मिलिए। यह है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर। इन्होंने अपनी कंट्री के ऊपर ऐसा कंट्रोल कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी कंट्री में कुछ ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया में कोई अपनी पसंद की हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकता। इन्होंने एक मेन्यू कार्ड जैसा बना रखा है, उसमें 15 हेयर स्टाइल मेल्स के लिए हैं और 18 हेयर स्टाइल्स फीमेल के लिए हैं। आप इन्हीं में से कोई एक हेयर स्टाइल को चूज कर सकते हो, अपने पसंद की हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हो। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया में कोई भी ब्लू कलर की जींस नहीं पहन सकता है, क्योंकि इसे वेस्टर्न कल्चर का पार्ट माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप नॉर्थ कोरिया में कोई क्राइम करते पाए जाते हो तो आपको तो सजा मिलेगी मिलेगी, आपकी पूरी फैमिली को सजा मिलेगी, साथ ही साथ आपकी आने वाली जनरेशंस को भी सजा मिलेगी। यानी कि अगर किसी ने क्राइम किया तो आने वाली 3 जनरेशन को सजा मिलती है नॉर्थ कोरिया में। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में आप अपने पसंद से अपना बर्थडे भी नहीं बना सकते हो। अगर आपका बर्थडे जुलाई 8 या फिर दिसंबर 17 को आता है तो आप उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस दिन किम जोंग उनके पिताजी और उनके दादाजी की डेथ हुई थी। देखा कितनी वियर्ड कंट्री है, इसलिए तो इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। आप बोलोगे सर इससे अच्छी तो हमारा ही देश है, बहुत आजादी, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं। अरे एटलीस्ट अपने पसंद की हेयर स्टाइल तो रख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी में क्या फ्लॉज हैं, ये सब चीजों को समझने के लिए आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इस चैप्टर से आपको सबसे पहले एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन यह आएगा कि व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है? नॉर्थ कोरिया की तरह डिक्टेटरशिप क्यों नहीं रख लेते हैं, या फिर सऊदी अरेबिया की तरह मोनार्की क्यों नहीं रख लेते हैं, या फिर यूनाइटेड किंगडम की तरह डेमोक्रेटिक मोनार्की क्यों नहीं रख लेते? आइए हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, यानी लोगों के बीच में इक्वालिटी होती है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। साथ ही साथ एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, हमारे देश में हर किसी को डिग्निटी के साथ रहने का हक मिलता है। इसके अलावा इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि यह पाया जाता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर होते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डेमोक्रेसी में कोई भी अगर मैटर होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट बात, अलाउ स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि डेमोक्रेसी में अगर कोई गलती हो भी जाती है डिसीजन लेते वक्त तो उस डिसीजन को आप अंडू कर सकते हो, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इन्हीं 5 रीजंस के कारण डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, इस चीज को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट इन द प्रैक्टिस। जी हां, डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी भी एकदम परफेक्ट नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं। तो यही बात ये बताई गई है कि प्रिंसिपल में तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस में इतनी अच्छी कई बार नहीं भी साबित होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस चैप्टर में यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में मैं डेमोक्रेसी को 3 पैरामीटर्स पे तोलूंगा। सबसे पहला है पॉलिटिकल आउटकम्स, फिर है इकोनॉमिक आउटकम्स और फिर है सोशल आउटकम्स। तो आइए एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है पॉलिटिकल आउटकम्स। अगर आप पॉलिटिकल आउटकम्स की बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात यहां पे ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर होते हैं वो अपने लोगों की भावनाओं को, उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और वो उनकी नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहां पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपने लोगों की डिमांड्स को, उनकी नीड्स को, उनकी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अगली बात यहां पे ये बोली गई है कि डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को लेने में टाइम लगता है, किसी भी डिसीजन के फाइनल तक पहुंचने में इनको टाइम लगता है, इसलिए यह माना जाता है कि वो जो डिसीजन लेंगे वो ठोक बजा के लिया जाएगा, यानी कि वो डिसीजन सही होगा 100%। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो देश चलाती है। फिर हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। आज की तारीख में इसके नीचे भी एक गवर्नमेंट होती है जिसे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अगर आप शहर में रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी होता है, और अगर आप गांव में रहते हो तो पंचायत होता है। गांधी जी का हमेशा से सपना था कि एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है, देश के आजाद होने के लगभग 45 साल बाद उनका यह सपना पूरा हो पाया। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी यानी कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया, जो कि तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट को अप्रूव करता था। सोचिए, बस ये कि हाँ एक पंचायत होनी चाहिए, गांव वाले अपना डिसीजन खुद ले सकें, या फिर म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक शहर की डिमांड, उनके शहर के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए। इस चीज को बनाने में हमें कितना टाइम लग गया आपको पता है? 2 साल तक हमारे पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर बहस होती रही कि ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आप सोचेंगे कि सर इसमें क्या सोचना था, सही तो था, बनाना तो चाहिए ही था। लेकिन यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिसीजन चाहे वो आपको बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हो, लेकिन तब भी डेमोक्रेसी में उसके एक एक पहलू के ऊपर गौर फरमाया जाता है। सोचिए, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लाने के लिए 2 साल तक हमारी पार्लियामेंट में बहस हुई है। तो इसीलिए माना जाता है कि माना डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार उस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं तो देयर इज अ बिग चांस कि वो डिसीजन सही होगा। क्या आपको पता है हमारे देश में आज भी पार्लियामेंट के अंदर वुमेन रिजर्वेशन नहीं है? इसके ऊपर आज भी बहस चल रही है, कई सालों से चल रही है। आप बोलेंगे नहीं सर वुमेन रिजर्वेशन तो होना चाहिए, लेकिन तब भी इसके ऊपर बहस चल रही है। तो आशा करते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आ जाती है पॉलिटिकल आउटकम्स में लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे पहली बात कि जो गवर्नमेंट आई है उसको आपने और मैंने ही सिलेक्ट किया है, आपने ही मैंने ही वोट देकर उनको पावर दी है। तो इसीलिए एक लेजिट गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी सुबह उठा उसने कहा आज से देश मेरे कंट्रोल में होगा, या फिर किसी के पापा इस देश के मालिक थे तो उसका बेटा भी बनेगा, उसके बेटे का बेटा भी बनेगा। जी नहीं, डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं उसको आप और हम जैसे लोग ही वोट देकर वहां पहुंचाते हैं। अगली बात आ जाती है द सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। यानी गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, वो सही है कि गलत है, और उस डिसीजन को उन्होंने क्यों लिया, ये सारी चीजों को क्वेश्चन करने का अधिकार होता है सिटीजंस को, और सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। इवन हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई होता है। आप आरटीआई को लगा के गवर्नमेंट से किसी भी चीज का सवाल, आप उससे सवाल पूछ सकते हो कि बताइए आपने ये क्यों किया, बताइए आपने ये किया तो इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, बताइए आपने ये किया तो इससे कितने लोगों को फायदा हुआ। तो ये सब चीजें डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आ जाती है कि ठीक है पॉलिटिकल आउटकम्स आपने बता दिया, सब कुछ अच्छा है, चंगा सी, लेकिन इसके बावजूद हमारी कंट्री में कुछ चीजों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली बात यहां पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। यानी कि ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की बैकबोन ही इलेक्शंस है, अगर एक फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो ही एक सही आदमी चूज होके इस देश का लीडर बनेगा। तो ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेकिन कई बार हमारे इलेक्शंस में या दुनिया की बाकी कंट्रीज के डेमोक्रेसी के इलेक्शंस में धांधली देखी जाती है। लोग कई बार क्या करते हैं, लोगों को जबरदस्ती बल के प्रयोग करके यानी पावर का इस्तेमाल करके उनसे वोट डलवाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो वोट करने के जो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, लोग पेपर में वोट लिखते थे और उसके बाद उसको बॉक्स में डाल देते थे। और कई बार क्या होता था कि गुंडे क्या करते थे, अगर उनको पता चल जाता था कि इस इलाके में हम हारने वाले हैं तो वो बॉक्स ही उठा के ले जाते थे। कई बार इस तरीके से लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाया जाता था। कई बार लोगों को पैसा देकर, पैसे के लालच में उनसे वोट डलवाया जाता था। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि वैसे तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन यह सब भी कुछ कुछ देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहां पे बताई गई है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस। जैसा कि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। एक सिटीजन और लीडर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन कई बार इसका विपरीत देखा गया है। यह देखा गया है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो तो बड़ा सा भाई टेलीस्कोप लगा के हमारे ऊपर तो पूरी नजर रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम हमारे लीडर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई कोई स्कैम हो गया था, उन्होंने ये धांधली कर दी थी, उन्होंने ये चीटिंग कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पे। आगे बढ़ते हैं। अगली बात आ जाती है कि डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कई बार डेमोक्रेसी में जो नेता लोग होते हैं वो अपने लोगों की डिमांड्स को इग्नोर करते हैं। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इनकी डिमांड मानी तो हो सकता है दंगे हो सकते हैं।
कई बार उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इस सोसाइटी की मांग मान ली तो दूसरे वाले नाराज हो जाएंगे और ये हमको वोट नहीं देंगे। और कई बार हमारे लीडर्स अपने पर्सनल एजेंडा के कारण भी लोगों की डिमांड नहीं मानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पॉलिटिकल आउटकम्स को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, हम डेमोक्रेसी को 3 आउटकम में बांटेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। पॉलिटिकल हो गया, अब इकोनॉमिक की बारी है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग और देश ज्यादा बड़े स्तर पर तरक्की करते हैं, ज्यादा बड़े पेस पे तरक्की करते हैं। लेकिन यह भी बात गलत साबित हुई। 1950 से 2000 का जो दशक था, इस टाइम पीरियड में यह पाया गया कि जो डिक्टेटरशिप थी वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। जब मैं आपसे कहता हूं दुबई इमेजिन करिए, बताइए दुबई ज्यादा डेवलप लगता है, दुबई में ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा कि इंडिया में? आप बोलोगे सर दुबई दुबई है, कहां दुबई को इंडिया से कंपेयर कर रहे हो? क्यों? दुबई में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, दुबई में तो मोनार्की है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं ना। चलिए चाइना से बात करते हैं। चाइना और इंडिया को कंपेयर करें तो आप बोलोगे सर चाइना में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चाइना में भी बड़े बड़े रोड्स हैं, ब्रिज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया में तो नहीं है। तो यहां पे फोटो से आप समझ सकते हैं कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है, आप देखिए वहां पर ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है, और जहां डेमोक्रेसी थी वहां आज भी गरीबी है, बीमारी है, भूखमरी है। यह आयरनी है। हम लोग भाई डेमोक्रेसी की बिपड़ी बजाते रहते हैं, डेमोक्रेसी अच्छी, डेमोक्रेसी अच्छी, लेकिन जब हम असलियत जानने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना हम लोग अंधकार में जी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहां पे बताई गई है कि डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा यह मानना था कि डेमोक्रेसी से ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। इनफैक्ट हमारे दुनिया में ऐसे कोई देश है, कई देश ऐसे हैं जो अमीर कंट्रीज के ऊपर खाने तक के लिए डिपेंडेंट है। अगर आप बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, इवन श्रीलंका चले जाइए, इन लोग के पास खुद की फूड सिक्योरिटी तक नहीं है। अगर बड़े देश इनको सपोर्ट ना करें तो इनके देश के लोग भूखे मर जाएं। तो ये कई बार देखा गया है कि एक कंट्री के जो लोग होते हैं वो भूखमरी से, वो स्कूलिंग से, वो हेल्थ केयर से, इवन उनके पास रहने को घर तक नहीं होता है, पीने को पानी तक नहीं होता है। और ये सब भी डेमोक्रेसी में देखा गया है, जहां पे हमें सपने दिखाए जाते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी होगा तो सब कुछ बेस्ट होगा, सब लोग भाई दूध की नदियां बहेंगी, राम राज्य आ जाएगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहां पे ये देखिए, इस फोटो को आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरीके की फोटोज आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस फोटो में क्या दिखाया जा रहा है? इसमें दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड की वेल्थ की अगर अपन बात करें तो बहुत बड़ा टुकड़ा वर्ल्ड की वेल्थ का मात्र 2% लोगों के हाथ में है, सिर्फ 2% लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी जो पब्लिक है उनके पास सिर्फ इतनी सी वेल्थ है। इज दैट क्लियर? तो ये फोटो अगर आपको एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको यही बात इसको लिख के आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पॉलिटिकल आउटकम्स पढ़ लिए, हमने इकोनॉमिक आउटकम्स पढ़ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है सोशल आउटकम्स। देखिए अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यहां पे सोशल आएगा बाय द वे, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखिए हमारी अगर डेमोक्रेसी की बात करें या दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी इज बेस्ट टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस। यानी कि इस डेमोक्रेसी में माना जाता है कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होंगे उनको सबसे बेहतर तरीके से हैंडल करता है डेमोक्रेसी। यानी कि अगर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पे दंगे फसाद होने के चांसेस कम होते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस कम होते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जहां 2 बर्तन होंगे वो बजेंगे तो है ही। हमारे देश के अंदर भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इनके बीच में डिस्प्यूट आए, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, लेकिन डेमोक्रेसी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने का हिम्मत रखती है। इज दैट क्लियर? आगे बात बताई गई है कि डेमोक्रेसी अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल रिजॉल्व करना चाहती है तो उसको 2 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टूड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। यानी हमारे लीडर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को इस बात को मानना पड़ेगा कि आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हो वो मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से ना बनाई जाए, वो सबके हिसाब से बनाई जाए, माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखा जाए। और दूसरी बात यहां पे आपको यह भी माननी पड़ेगी कि माना आप पावर में तब आते हो जब आप मेजॉरिटी में आते हो, जब आपको मेजॉरिटी पब्लिक वोट देती है।
लेकिन पावर में आने के बाद आपको उनके भी हक की बात करनी पड़ेगी जिन्होंने आपको वोट ना दिया हो। आप ऐसा नहीं कर सकते अरे तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारे लिए क्यों कुछ करें, हम तुम्हारे वहां स्कूल क्यों बनाए, तुम्हारे वहां कॉलेज क्यों बनाए। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तभी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है और लोगों का अपनी सरकार के ऊपर भरोसा बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहां पे ये बताई गई है कि डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, यानी कि सोशल आउटकम में एक और बात यहां पे आ जाती है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। यानी कि डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सिटीजंस होते हैं, उनको ज्यादा डिग्निटी यानी ज्यादा डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक होता है। हमारे देश के अंदर जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के अंदर अमीर हो चाहे गरीब हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एक वोट मिलता है। इज दैट क्लियर? तो यही बात यहां पे बताई गई है कि चाहे आप कोई से भी जेंडर से बिलोंग करते हो, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, हमारे देश के अंदर आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। अब तो हमारे देश में ट्रांसजेंडर के लिए भी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं कि उनके साथ उनको भी कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनको भी उनका पूरा हक मिले। इज दैट क्लियर? तो यहां पर यही बात मुझे आप लोग को बतानी थी। यह था आपका चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अगली बार मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।